हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स कवर करेंगे पिछले एक साल का 2025 से 2026 का मई तक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका IUCN का, जो वर्ल्ड कांग्रेस सॉरी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो इसका जो अभी रिसेंट जो एक मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में। इस तरह से क्वेश्चन आता है ये कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था, ये UAE में है। पहला चीज। दूसरा चीज, इसी सेशन में आपका एक अडॉप्ट किया गया है एक तरह का सर्कुलर, जिसको बोला जाता है अबू धाबी कॉल टू एक्शन। ठीक है, और इसी के अंडर में जो टाइटल है जो अडॉप्ट किया गया है, उसका जो टाइटल है वो है आपका यूनाइट फॉर नेचर ऑन द पाथ टू 2055। क्योंकि आप 2025 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था उसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया था जिसमें टाइटल भी पूछा था और उसका जो मोटो था वो भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट है। इसमें ये जो कांग्रेस जो सेशन हुआ है इसमें जो सॉरी इसमें फेज वाइज जो फॉसिल फ्यूल है ना, जो फॉसिल फ्यूल है इसको फेज आउट करने का बात हुआ है। ठीक है, फेज आउट करना, और ये फेज वाइज होगा, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास किया गया है। क्लियर है। सिमिलरली इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो है, वो वाइल्ड एनिमल्स है उनको क्लाइमेट एलाइज बोला गया है। क्लाइमेट एलाइज, क्योंकि ये भी इक्वली क्लाइमेट चेंज के कारण इनका भी इन पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो रेजिलियंस की तरफ मूव करना है तो इनका भी इक्वल रोल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, इसलिए इनको क्लाइमेट एलाइज बोला गया है। ठीक है, और इसी तरह फर्स्ट टाइम है कि इंडिजीनियस जो पीपल हैं, ठीक है, उनको उनका एक समिट हुआ है, इंडिजीनियस पीपल एंड नेचर का किसी तरह का समिट हुआ है, इसी के अलॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है इस समिट से रिलेटेड। पहला कि फर्स्ट टाइम फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल को, वो भी धीरे धीरे फेज वाइज। दूसरा क्लाइमेट एलाइज बोला गया वाइल्ड एनिमल्स को, और इंडिजिनियस पीपल एंड नेचर का भी समिट किया गया था इसी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये जो IUCN का हम लोग बात करें इसके रिगार्डिंग दो चार फैक्ट है। जैसे इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसमें इसका इंडिया तो मेंबर है ही, साथ में ये जो है जो एनवायरमेंट से जो रिलेटेड जो होता है उसके इसमें ये सबसे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स जो है एनवायरमेंटल नेटवर्क के रूप में है ये IUCN। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए अगला जो न्यूज में था वो था अच्छा, इसी के रिगार्डिंग इंडिया में भी कुछ IUCN से ही रिलेटेड, मतलब नेचर से ही रिलेटेड इंडिया में भी कुछ स्टेप्स लिया गया है। जैसे इंडिया ने रिलीज किया है नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन। ठीक है, 2025 टू 30 इंडिया ने रिलीज किया है ये चीज। ठीक है, एक तरह का विजन टारगेट मैप है। तो इसमें करना क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ठीक है, और इसमें इंडियन जो स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज जो है जैसे कि फ्लोरा और फौना दोनों, फ्लोरा फौना जो है दोनों, इनको भी कंजर्व करना है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में तो ये दोनों आते ही हैं। ठीक है, और इसमें जो है रिस्क से जो एक्सटेंशन का जो रिस्क है, एक्सटेंशन रिस्क जो है अबाउट 11,000 स्पीसीज का, इसमें दोनों ही फ्लोरा फौना दोनों है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। ठीक है, इसी रोड मैप के अंदर में 2025 से 30 के बीच में, और इसका गोल है इसी के अंडर में इंडिया पब्लिश करेगा नेशनल रेड डेटा बुक। ठीक है, नेशनल रेड डेटा बुक। और ये जो रेड डेटा बुक जो है, जैसे IUCN अभी रेड डेटा बुक लॉन्च करती है ना, उसी तरह इंडिया भी करेगा, और इसमें दोनों ही फ्लोरा और फौना दोनों का ही इसमें भी जो थ्रेटेंड स्पीसीज है या जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको इसमें भी लिस्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, और ये किसके अंदर है, तो क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनवायरमेंट से वो भी रिलेटेड है, वो है आपका IUCN का। जैसे अभी हम इंडिया का बात किए उसी तरह IUCN का रेड लिस्ट है, जो मेन जो रेड लिस्ट जो जनरेट होता है वो IUCN करती है रेड लिस्ट। और ये जो रेड लिस्ट होता है ये थ्रेटेंड स्पीसीज का होता है, थ्रेटेंड जो स्पीसीज है उनका होता है, और ये 9 कैटेगरीज में टोटल होता है, 9 कैटेगरी। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा हुआ है। ठीक है, टोटल कितने कैटेगरीज में
जो रेड लिस्ट होता है वो जारी होता है, तो 9 कैटेगरी में होता है और साल में 2 बार होता है, ट्वाइस पर ईयर, ट्वाइस पर ईयर 2 बार रिलीज किया जाता है ये। चलिए इसमें जो है जो 9 कैटेगरी है उसको एक बार देख लीजिए। जो सबसे बेसिक है वो होता है आपका नॉट इवेल्युएटेड, मतलब वैसा स्पीसीज जिसको अभी तक कुछ उसका क्लासिफिकेशन या उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है, उसको नॉट इवेल्युएटेड बोला जाता है। उसके बाद है डाटा इनसफिशिएंट, सॉरी डाटा डेफिशिएंट, मतलब वैसे स्पीसीज जिनका डाटा है लेकिन कमी है डाटा का, इसलिए उसको प्रॉपर क्लासिफाई नहीं किया गया है। उसके बाद आता है आपका लिस्ट कंसर्न, उसके बाद आता है आपका नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद है वल्नरेबल, वल्नरेबल, उसके बाद है आपका इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, और फिर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जैसे आपका आ जाता है व्हाइट हम्प्ड, व्हाइट हम्प्ड वल्चर, सॉरी व्हाइट नेक्ड वल्चर, व्हाइट नेक्ड वल्चर है, ठीक है। फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह फिर आईयूसीएन, ये एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आईयूसीएन ही जो है, ये एक तरह का पॉजिटिव नोट के रूप में ये जारी करता है आपका ग्रीन स्टेटस, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पेसीज, वैसा स्पेसीज, वैसा फ्लोरा फौना जो कि थोड़ा बहुत रिकवर किया है पॉजिटिव वे में, ठीक है, जिसका रिकवरी हुआ है, ये पॉजिटिव है। जैसे ये वाला जो लिस्ट है ना, ये जो है ये जो है रेड लिस्ट, ये निगेटिव सेंस में है। क्यों? क्योंकि ये थ्रेटेंड है, मतलब टुवर्ड्स जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है ये निगेटिव की तरफ गए हैं, अडेप्टेबिलिटी और उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसके कारण ये निगेटिव की तरफ गए हैं। एज कम्पेयर टू जो ये वाला लिस्ट जो अब यूएनसीएन सॉरी आईयूसीएन जो जारी करती है, इसमें रिकवरी हुआ है, मतलब जो पहले जो जिनका स्थिति जो था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा उनका इंप्रूव हुआ है, उनमें ये है, ठीक है। तो ये है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पेसीज, और ये 2012 से लॉन्च कर रही है, ठीक है। सर ये प्रपोज हुआ था 2012 में, और ये लॉन्च जो हो रहा है ये 2021 से स्टार्ट किया गया था, ये ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पेसीज लॉन्च करना, ठीक है। और इसके अंदर में भी 8 है, इसके अंदर भी 8 स्टेटस है, जैसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, क्रिटिकली डिप्लीटेड है, लार्जली डिप्लीटेड है, इस तरह से टोटल 8 कैटेगरी है इसमें भी, ठीक। बस ये समझ लीजिए कि ग्रीन स्टेटस जो है आईयूसीएन का वो क्या चीज है, क्या चीज से रिलेटेड है, तो ये प्रॉपर रिकवरी से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये है आपका केंटन, सॉरी केंटन आर मिलर, केंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, नेशनल पार्क है तो उनके कोई डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट टाइम है किसी इंडियन को दिया गया है, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना इसमें है कि कैंटन आर मिलर अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके जो डायरेक्टर हैं उनको मिला है, और ये फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को मिला है, ठीक है। फिर जो आईयूसीएन है, जो आईयूसीएन है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट जारी करती है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। इस बार जो लॉन्च हुआ है वो 4th एडिशन है, ठीक है। इससे पहले 3 एडिशन लॉन्च किया जा चुका है, ये 4th एडिशन है। और इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है इसमें जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन, और जो 2 नेशनल पार्क है, ठीक है, 2 नेशनल पार्क है, इनको इनको सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में बताया गया है, सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में, ठीक है, सिग्निफिकेंट कंसर्न के रूप में इस रिपोर्ट में बताया गया है। और वो 2 नेशनल पार्क कौन कौन से, एक तो वेस्टर्न घाट है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है इसलिए। और जो 2 नेशनल पार्क है उसमें कौन कौन सा, एक है आपका मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, और दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में जो कंचनजंगा, जो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसको गुड रेटिंग मिला है, गुड रेटिंग इन द सेंस ये पॉजिटिव काम कर रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए फिर है आईयूसीएन जो है, इसने एक ग्रीन स्टेटस, ग्रीन स्टेटस असेसमेंट, असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है लायन के लिए। लायन का आपका बायोलॉजिकल नेम जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार, जैसे कमल का शायद एक बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, और यूपीपीसीएस में एक बार पूछा है आपका टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसलिए नाम ये भी जानना है।
पैंथेरा लियो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक ग्रीन स्टेटस असेसमेंट, और ग्रीन स्टेटस का मतलब है ये पॉजिटिव चेंज की तरफ है। आईयूसीएन का कहना है कि जो लायन का जो पॉपुलेशन ये पॉजिटिव है, इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले से कुछ इंप्रूव हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब देख लीजिए, इसमें एक आता है आपका कॉन्सेप्ट लायन का। हम लोग बात करें तो ये जो लायन है ना, ये दो कैटेगरी में है बेसिकली। पहला होता है आपका अफ्रीकन लायन, ठीक है, और जो इंडिया वाला और जो एशिया में पाया जाता है उसको एशियाटिक लायन बोलते हैं। और ये दोनों स्पेसीज जो है, ये लायन ही है, दो अलग अलग स्पेसीज है। तो इसमें देखिए, ये जो है आपका, ये इंडिया के केस में ये मेनली अगर देखिएगा तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहां पर मेनली पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आपका सब सहारन, सब सहारन, जैसे आप अगर डिस्कवरी देखते होंगे तो क्रूगर नेशनल पार्क के बारे में बार बार दिखाता है। तो वो जो रीजन है वो यही सब सहारन रीजन में है, क्रूगर नेशनल पार्क। और सब सहारन रीजन जो है ये सवाना टाइप जो क्लाइमेट है यहाँ यहाँ का है, ठीक है। उसके बाद है कि जो इनका जो आप देखते होंगे नेक के अराउंड जो हेयर होता है वो कम होता है, स्पार्स होता है, ठीक है, जिसको मेन बोला जाता है, मेन जो हेयर अराउंड नेक, नेक, ठीक है, इनका ज्यादा होता है, ठीक है, इनका डेंस होता है। इसमें स्पार्स होता है, इसमें कम होता है। और जो अफ्रीकन लायन होता है इनका डेंस होता है, इनका साइज भी बड़ा होता है। इनका जो साइज है ये भी बड़ा होता है, इनका जो साइज है ये छोटा होता है, ठीक है। एक और है कि इनका जो बेली रीजन है, बेली जो रीजन जो है, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर आप एशियाटिक लायन को देखिएगा तो उसका जो बेली पार्ट है, जो पेट वाला जो पार्ट है ना, ये जो पेट वाला पार्ट है, यहाँ पर एक आपको धारी जैसा लंबा जैसा दिखेगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्किन फोल्ड। ये चीज आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, अफ्रीकन लायन में ये चीज नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देख लीजिए कि इसी से रिगार्डिंग है आपका कि जो ये वाला जो है एशियाटिक लायन जो है, ये आपका एशियाटिक लायन जो है, ये आपका दोनों जो, सॉरी हाँ, एशियाटिक लायन जो है ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर शेड्यूल्ड 1 में, शेड्यूल्ड देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 है, इसके अंदर में बहुत सारे शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। पहले जो था ये 2022 में इसको अमेंड किया गया, और पहले 6 शेड्यूल था उसको कट करके 4 शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये जो है एशियाटिक लायन ये फर्स्ट शेड्यूल में है। शेड्यूल फर्स्ट में होने का मतलब है कि मोस्ट प्रोटेक्टेड है, क्लियर है। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था इसी के रिगार्डिंग, एशियाटिक लायन के रिगार्डिंग ही आया था कि शायद 2023 या 2023 यूपीएससी में पूछा था प्रीलिम्स में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका एक पार्टिकुलर सीजन होता है ब्रीडिंग का, ठीक है, तो पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये थ्रू आउट ईयर ब्रीड कर सकते हैं, इस तरह ये जो स्टेटमेंट था ये गलत था, ठीक है। क्योंकि ये जो ये वाला जो केस है ये आपको और जो कार्निवोर्स है उनमें मिलता है, ठीक है, लायन के केस में ये चीज नहीं है। उसी तरह का एक और क्वेश्चन था आपका, जैसे चीता के बारे में पूछा गया था कि चीता के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि ये रोर करते हैं, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, चीता रोर भी नहीं करते हैं, क्लियर है। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट लायन स्टार्ट किया गया है 2020 में। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट लायन कब स्टार्ट हुआ है, तो ये 2020 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए, चलिए एक और इसी में इसी से रिलेटेड न्यूज है लायन से ही। ये है आपका बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है ये आपका एशियाटिक लायन के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए एक तरह का होम के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। मतलब होता क्या है कि जैसे अभी जो है ये अभी सिर्फ गिर नेशनल पार्क वाला जो रीजन है इसके अराउंड एशियाटिक लायन आपको मिलेगा डोमिनेंट। इसको क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि इनमें से कुछ जो अलायंस है उनको शिफ्ट किया जाएगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि इन केस जैसे अगर आप कुछ अभी 2-3 साल पहले एक न्यूज आया था कि ये जो लायंस थे इनको एक तरह का वायरस कैच कर लिया था, जिसके कारण की जो मॉर्टेलिटी है इनका बढ़ गया था। तो अगर क्योंकि बहुत क्लोज एरिया में ये रहेंगे तो इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन ये फैलेगा, और इससे डर है कि पूरा का पूरा जो स्पेसीज है ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए कुछ स्पेसीज, सॉरी, कुछ एनिमल्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और उसको भी डेवलप किया जाएगा इनके नेचुरल होम के रूप में, ठीक है। तो ये जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात में है, ठीक है, ये भी गुजरात में है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनेस्को। यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व,
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इस ये जो ये जो नेटवर्क है, इसके अंदर में जो कोल्ड डेजर्ट है, इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख रीजन में, ठीक है, उसको जो कोल्ड डेजर्ट है, इसको इसी के अंदर में एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क का, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो लद्दाख रीजन में है, ठीक है। अब आ जाइए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो टोटल इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है ये आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, MAB प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसके अंदर में है, कुछ सभी नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन है, तो नहीं है, इस तरह से, ठीक है। एक चीज और है कि ये जो नेटवर्क है, इसमें फर्स्ट नेशन कौन है, फर्स्ट नेशन कौन है, जो पूरे नेशन, जो पूरा उसका देश है, वो पूरे नेशन को ही बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो इसका आंसर होगा ये आपका साउटोम, ये एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, साउटोम एंड प्रिंसिपे, प्रिंसिपे इसका नाम है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, आइलैंड नेशन है बेसिकली अफ्रीका रीजन में, ठीक है। और ये पूरा अपने जो टेरिटरी है इसको क्या एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टेट अगर चाहे, कोई भी स्टेट या कोई भी नेशन, ठीक है, ये नेशन जो है, कोई भी नेशन या स्टेट अपने अकॉर्डिंग इसको प्रेफरेंस देता है। अगर कोई सॉरी, अगर कोई स्टेट इसका इस टैग को हटाना चाहता है तो उससे विड्रॉ कर सकता है यूनेस्को के इस नेटवर्क साइट से, ठीक है। और ये हर 10-10 साल में रिव्यू किया जाता है, ये हर 10 साल में रिव्यू किया जाता है कि उस जगह का स्टेटस कैसा है, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर, जो ये जो 13 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्वेश्चन में पूछता है, तो एक बार देख लेते हैं इन सभी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। तो सबसे पहले है ये आपका कोल्ड डेजर्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, ये आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये आपका, अच्छा हाँ सॉरी, ये देखिए कंफ्यूजिंग हो गया, ये जो कोल्ड डेजर्ट जो है ना, ये लद्दाख रीजन में नहीं है, ये आपका कॉन्फ्रेंस पॉइंट है बेसिकली, लेकिन एग्जैक्टली देखिएगा तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, तो कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है आपका नंदा देवी उत्तराखंड, ये वाला पार्ट है आपका नंदा देवी, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है यहाँ है आपका सिक्किम, तो यहाँ पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये है आपका सिक्किम में, नंदा देवी है उत्तराखंड में। इस तरह से ये इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पूछता है बहुत सारा, अगर आप स्टेट PCS का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें तो बहुत आना ही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ मेघालय है, तो मेघालय में आपका है नौकरेक, नौकरेक, इस बार जो भी BPSC का जो एग्जाम होता है EDO का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नौकरेक कहाँ पे है, तो ये आपका मेघालय में है, मेघालय में। उसी तरह आ जाइए, ये जो वेस्ट बंगाल रीजन है, यहाँ सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन ये कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। फिर है सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा में है, क्लियर है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में सीसाचलम, सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर आ जाइए आप गल्फ ऑफ मन्नार में, सॉरी ये है आपका, ये वाला जो रीजन है ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये है आपका तमिलनाडु, क्लियर। और इस तरफ आपका अंडमान निकोबार, तो ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। उसी तरह एक है अगस्त मलाई, ये है आपका अगस्त्य मलाई, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे है। फिर ये तो आप जानते होंगे नीलगिरी, इसके ठीक ऊपर में है नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अभी ये जो आपका छत्तीसगढ़ MP वाला रीजन है, यहाँ पर एक अभी रिसेंटली 2023 में इसको डिक्लेयर किया गया है, जिसका नाम है अचन कमार, अचन कमार या अचना कमार और अमरकंटक, अमरकंटक, ये आपका MP और छत्तीसगढ़ रीजन जो है वहां पे है, ठीक है।
उसी तरह आप आ जाइए, यहाँ एमपी में है आपका पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये आपका एमपी में है। फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, सॉरी यहाँ पे है आपका कच्छ वाला पार्ट, ये है आपका कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व है ये कंप्लीट हो गया। इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा, सॉरी बहुत बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी में हम लोग देखते हैं अगला। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक दो फैक्ट देख लीजिए, क्यों? क्योंकि इसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है, जो आईयूसीएन का जो, सॉरी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट है जो कि हाई एल्टीट्यूड, इंडिया का ये फर्स्ट है हाई एल्टीट्यूड कोल्ड बायोडाइवर्सिटी, सॉरी कोल्ड डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये कोल्डेस्ट है, बहुत ठंडा है और ड्राइएस्ट है। ठीक है, तो इसी रीजन में आपको कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में ये है, इसी रीजन में आपको पिन वैली नेशनल पार्क भी मिलेगा, पिन वैली नेशनल पार्क मिलेगा, और आपको किबर खीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा, खाइबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल, ये क्वेश्चन में पूछा गया पिन वैली के बारे में। तो ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे अभी हम लोग बात किए थे 1972 में, ओरिजिनली देखेंगे तो इसमें टोटल 6 शेड्यूल्स था। ठीक है, इसको 2022 में अमेंडमेंट इसमें किया गया। ठीक है, और टोटल 4 शेड्यूल बना दिया गया इसका। ठीक है, तो ये जो 4 शेड्यूल है ये जरूरी है जानना आपको। एज ऑफ नाउ जो है टोटल 4 शेड्यूल है। तो पहला जो शेड्यूल है इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसमें हाई प्रोटेक्शन है, इससे थोड़ा सा कम है, इसमें हाई प्रोटेक्शन है इसमें। ठीक है, और ये जो थर्ड शेड्यूल ये है, इसको बोलेंगे फर्स्ट शेड्यूल, ये आपका सेकंड शेड्यूल। आप जब भी इन्वायरमेंट पढ़िएगा तो इस तरह का आपको मिलता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 लिखा हुआ, तो इसका यही मीनिंग है। जो शेड्यूल 1 में है वो उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है, जैसे लायन है, ठीक है, क्रोकोडाइल है, फिर आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस तरह से। सिमिलरली जैसे अगर जो शेड्यूल 2 में है उसको प्रोटेक्शन कम मिलता है। ठीक है, और ये जो शेड्यूल, सॉरी, हाँ ये हो गया। और ये जो शेड्यूल 3 जो है इसमें प्लांट आता है, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है ये। और ये जो फोर्थ शेड्यूल है इसमें साइट्स वाला आता है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साइट्स में जो जो भी है, जो जो भी फ्लोरा और फौना है, ये किसमें आता है? इंडिया के केस में ये चीज को शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं इसमें जो इस बार जो न्यूज में है वो ये चीज न्यूज में है। अब देखिए होता क्या था, ये जो पुराना वाला जो शेड्यूल है ना, इसमें एक जो फिफ्थ शेड्यूल था, ठीक है, इसमें फिफ्थ शेड्यूल था, उसमें ये चीज वर्मिंग कैटेगरी था। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। वर्मिंग कैटेगरी, तो वर्मिंग का मतलब होता है वैसा एनिमल या वैसा वाइल्ड लाइफ जिसको कि मारा जा सकता है, जिसको जिसका हत्या किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, बेसिक यही मीनिंग है कि ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वर्मिंग डिक्लेयर किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद वो लीगल हो जाता था उसको मारना। ऐसे आप नहीं किसी भी जानवर को मार सकते हैं, लेकिन जब वो वर्मिंग डिक्लेयर हो जाता था तो उसको मारना लीगल हो जाता था। तो ये था आपका जब जो 6 शेड्यूल था उस केस में। अभी तो ये जो 4 शेड्यूल है इसमें वर्मिंग का कैटेगरी नहीं है। तो हुआ क्या, ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि केरला जो है, ठीक है, आप ये न्यूज पढ़ेंगे नील गाय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नील गाय जो है आपका सेंट्रल इंडिया में और उत्तराखंड वाला रीजन में बहुत ज्यादा जो फसल होता है ना उसको बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता, तो इसी के कारण वर्मिंग डिक्लेयर किया गया था एक बार, एक समय में। ठीक है, तो उसको लेकर ये न्यूज में था नील गाय, और बिहार वाला भी जो रीजन वहां पर भी। ठीक है, लेकिन अभी जो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि केरला जो है इसमें ये जो 2022 वाला जो लॉ आया है, ये जो लॉ है ना, इसी को अमेंड कर दिया है। ठीक है, ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट है ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है और इसमें स्टेट भी इंटरफेयर कर सकता है। तो इसमें किया क्या है, ये जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट डिक्लेयर करने का, इसको ईज कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। और गवर्नमेंट डिक्लेयर क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन प्रॉपर्टी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ। क्लियर है? चलिए, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, रेगुलेशन, रेगुलेशन 2025, इसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, ये जो है ये एक तरह का रेगुलेशन नया रूल आया है, और ये कौन लाया है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है एनबीए, उसने ये एक नया रेगुलेशन लाया है, और ये किस चीज के रिगार्डिंग है, तो इस रेगुलेशन में, ठीक है, डिजिटल सीक्वेंसिंग किया जाएगा। ठीक है, ये जो रेगुलेशन है, इसका जो मेन जो इसका जो मेन फीचर है वो क्या है, तो ये रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा कि कैसे जो बेनिफिट्स है, रेगुलेट करेगा कि हाउ बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नीड्स टू बी, नीड्स टू बी फेयरली शेयर्ड। कहने का मतलब है, इसका एकदम बेसिक एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी जीन मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है, जीएमओज, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर कोई बनाया जाता है, उसका अगर कुछ पॉजिटिव देखा जाता है, पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, अगर इकोनॉमिकली या एनवायरमेंटल पॉजिटिव अगर वो, तो उसी उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको शेयर करने का कॉन्सेप्ट का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब उससे जो बेनिफिट होगा, इन जीएमओ से जो बेनिफिट होगा उसको शेयर करना है लोगों के बीच में, ठीक है, नेशंस के बीच में। तो यही कॉन्सेप्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, ये जो रेगुलेशन आया है इसका। ठीक है, और इसी के अंदर में ये आपको जो जीएमओज वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़िएगा तो उसमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, ये आपका 2003 में साइन किया गया था। तो उसी में आपका जीएमओज और एलएमओज, एलएमओज का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। उसी तरह दूसरा है आपका नागोया, नागोया प्रोटोकॉल। ये जो नागोया प्रोटोकॉल है, ये तो स्पेसिफिक आपका बात करता है आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, इसका ये बात करता है। ठीक है, तो चलिए, और इंडिया के केस में ये जो रेगुलेट होता है ना बायोडाइवर्सिटी, ये कैसे होता है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखेंगे तो ये जो रियो समिट जो हुआ था, ठीक है, ये जो रियो समिट हुआ था आपका 1992 में, जो अर्थ समिट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट, इसमें 3 बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था, अगर आप पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में। तो एक जो सबसे पहला था ये है आपका यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एफसीसी। फिर दूसरा था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और तीसरा था आपका यूएनसीसीडी, ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये तीनों बॉडी जो है, ये आपका 1992 जो अर्थ समिट था उसमें बनाया गया था। और ये जो अभी जो हम लोग बायोलॉजिकल जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है, यूएनसीबीडी से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए, इंडिया के केस में ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड जो है, इसमें इंडिया का जो लीगल जो फ्रेमवर्क है इंडिया के केस में, जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो एबीएस बोला जाता है शॉर्ट में, ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 बनाया गया था, उसके अंदर में इस चीज का प्रोविजन रखा गया है। क्लियर है, और इसको इंडिया में जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है वो कौन है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक चीज और है कि जो कनी ट्राइबल जो कम्युनिटी है, कनी जो ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, केरला में, इन्होंने एक दवा को क्या किया है, मतलब एक दवा का यूज जो बहुत पहले से इन लोग करते थे, उस दवा का नाम है जीनी ड्रग। ठीक है, और ये कैसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका आरोग्य पच प्लांट से बनाया गया है। इस इसका जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिट है इसके बारे में इन्होंने क्या किया है, उसको लोगों के बीच में रखा है कि इस ये जो आरोग्य पर जो प्लांट है इसका क्या बेनिफिट है। तो इस तरह का ये एक तरह का केस स्टडी है कि कैसे एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, ठीक है,
चलिए, अब आता है, अब इसी में एक और टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है कि जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हैबिटेट स्कीम, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IDWH, ठीक है। इसी के अंदर में, ठीक है, एक स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें अभी जो रिसेंट जो है, इसी में आपको इसमें टोटल 22 स्पेसीज को इंक्लूड किया गया, और इस बार का अभी जो रिकमेंडेशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम के अंदर, इसमें ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहला चीज कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसी के अंदर में ये आता है आपका स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम। इसमें टोटल 22 स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे लायन है, ठीक है, आपका फिर है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, फिर है आपका गंगेस डॉल्फिन है, इस तरह से टोटल 22 है। तो इस बार रिकमेंड किया गया है कि आप घड़ियाल को और जो स्लोथ बियर होता है, इन दोनों को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन आया, अभी इंक्लूड किया नहीं गया है। तो एज ऑफ नाउ जो है टोटल 22 स्पीसीज ही इसके अंदर में है, और ये क्या है, तो ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो स्कीम है, इसी के अंदर में, ठीक है, ऐसे समझिए कि आप जैसे प्रोजेक्ट टाइगर तो सुना होगा पक्का है, तो इसी स्कीम के अंदर में, सॉरी, इसी स्कीम के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये कब लॉन्च हुआ? तो ये आपका 1972 में। सिमिलरली आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में, ठीक है। तो इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको बचाने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम चलता है, क्लियर है। उसी को वही जो है वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक तरह का, क्लियर है। और ये सब जितना भी रिकवरी प्रोग्राम है ना, ये जो 2200 जो स्पेसीज है, ये मोर और लेस जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसलिए इनको रिकवर या बचाने के लिए इस तरह का स्कीम चल रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, स्लोथ बियर, ठीक है, स्लोथ बियर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। पहला चीज कि ये सॉलिटरी रहते हैं, ज्यादातर ये अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी, और नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल इन द सेंस जब अंधेरा हो जाता है रात के समय ये ज्यादातर घूमते फिरते हैं या फीड करते हैं। दूसरा चीज, ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, हाइबरनेट नहीं होता है इनमें, हाइबरनेशन का जो प्रोसेस है बियर्स में जो होता है वो इनमें नहीं है, स्लॉथ बियर में। तीसरा चीज, जो आप जो जू में देखते हैं मोर और लेस जो है वो यही है, या रोड में जो आप देखते हैं जो बियर को से जो डुगडुगी बजाता है जो, वो यही है, स्लोथ बियर का ही बात होता है, ठीक है, वो स्लोथ बियर है। तीसरा चौथा पॉइंट है कि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और इस तरह का जो है ये आपका इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट स्लोथ बियर चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट स्लोथ बियर, और ये 2025 में ही स्टार्ट हुआ है, क्लियर है। सिमिलरली जो कर्नाटक है, इसने स्लोथ बियर सेंचुरी डिक्लेयर किया, और ये एशिया में इस तरह का जो है स्लोथ बियर के लिए एशिया में फर्स्ट है, क्लियर है। अच्छा, इनका जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट जो रीजन है ये कहाँ कहाँ है? इंडिया में तो है ही, उसी तरह नेपाल में भी है इनका हैबिटेट, फिर आपका श्रीलंका में भी ये मिल जाएंगे। तो ये आपका एशिया में ठीक ठाक इनका पॉपुलेशन है, अबाउट 20,000 पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन इनका पोचिंग बहुत होता है, और इनको कैप्टिव जो होता है ब्रीडिंग के लिए भी लोग रखता है, जो लोग जो आपका जो मदारी लोग होता है, जैसे जो जानवर का जो खेल दिखाता है वो लोग इसको कब्जा कर लेता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले जो है वो नामीबिया से डील हुआ था, ठीक है, चीता लाने का, 22 चीताज को। अब जो है वो इंडिया ने साइन किया है बोत्सवाना के साथ, बोत्सवाना, ये भी एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, अफ्रीकन नेशन। यहाँ से टोटल 8 चीताज को लाया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के अंदर में, और ये इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट जो चीता है ये आपका 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा बोला जाता है कि 1952 में इंडिया से जो चीता है वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब था ही नहीं, तो 2022 में चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और इनका जो सक्सेस रेट है ये ठीक ठाक है अभी। और अभी आप रिसेंट न्यूज पढ़ेंगे तो एक जो फीमेल चीता है उसने एक कब को भी डिलीवर किया हो, वो ठीक ठाक है, वो भी उसका भी हेल्थ,
ठीक है, ये बार बार न्यूज में रहता है। और इसका जो सबसे फेमस जो आपका ब्रीडिंग जो साइट है, एक मिनट, इसका जो सबसे फेमस जो ब्रीडिंग साइट है वो आपका कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोग लायन का बात किए ना, उसी तरह चीताज में भी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक है आपका एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता, और ये सबसे ज्यादा आपको ईरान में है, ईरान वाला जो रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में है एशियाटिक चीता, वर्सेस अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता। ठीक है, तो पहला कि ये जो इंडिया का एशियाटिक चीता जो है, ये इंडिया में तो 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो आपका 1972 जो है, जिसका भी हम लोग बात की, उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स में भी, मतलब इनका जो ट्रेड है वो बहुत बहुत प्रोहिबिटेड है, बहुत एक्सेप्शनल केस में ही इनका ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे इंडिया जो है आपका नामीबिया, और जो अभी रिसेंट जो डील हुआ है बोत्सवाना के साथ, ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि साइट्स का जो शेड्यूल 1 है, सॉरी, जो अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 है, इसमें एक क्लॉज है, वो एक्सेप्शनल, एक एक्सेप्शन के रूप में क्लॉज रखा गया है अपेंडिक्स 1 में, और उसी के तहत ये इंडिया इसको क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है। ठीक है, और ये किसी तरह का कॉमर्शियल पर्पस नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है, इसलिए अलाउड किया गया है। और एशियाटिक जो चीता है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, अच्छा, अब एक और इसमें से न्यूज है कि जो अब जो एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी डेवलप किया जा रहा है आपका एशियाटिक चीता के एज हैबिटेट के रूप में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि कौन सा है नया प्रोजेक्ट को एलोकेट किया गया है। तो गांधी सागर ये कहाँ पर है, तो ये आपका एमपी में है। और जिस तरह का गिर नेशनल पार्क वाला जो रीजन है, जैसे वहां का क्लाइमेट है, उसी तरह का सेम यहाँ भी है। ठीक है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। और गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से चंबल नदी पार करती है। ठीक है, चंबल रिवर फ्लो करता है, तो ये कुछ फैक्ट है। ठीक है, दूसरा चीज, तीसरा चीज, जैसे कि और जो आपका जो बिग कैट्स है, ठीक है, बिग कैट्स, अच्छा, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट इस बार आया है स्मॉल कैट्स का भी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो बिग कैट्स है, इसमें टोटल 8 कैट्स आता है, जैसे आपका चीता हो गया, लायन हो गया, जगुआर हो गया, ठीक है, प्यूमा हो गया, ठीक है, फिर हिमालयन, आपका जो हिमालयन लियोपर्ड है, ठीक है, इस तरह का है। तो टोटल इस तरह का 8 है, उनको बिग कैट्स बोला गया है। तो बिग कैट अलायंस भी बना, वो भी न्यूज में, वो भी देखते हैं हम लोग अभी। ठीक है, और ये रोर नहीं करते हैं, चीतास जो है ना, ये रोर नहीं करते हैं, गुर्राते नहीं है, एज अनलाइक और जो अदर जो बिग कैट्स है उनके उनके कंपैरिजन में। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, तो नामीबिया में है, नामीबिया। ठीक है, यहीं से इंडिया का जो पहला जो ट्रांसलोकेशन जो साइन हुआ था, वो इसी से हुआ था। ठीक है, नामीबिया देश से ही। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, टाइगर रिजर्व को लेकर है। ठीक है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये न्यूज में इसलिए था, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस लिया था, और उसमें जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है कि जो टाइगर रिजर्व है, उसमें पहला चीज कि बहुत रेगुलेटेड, जो आपका कोर रीजन है, पहले ऐसे समझिए कि जो भी आपका जैसे कोई रिजर्व है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये टाइगर रिजर्व, तो इसका एक ये जो जहां पर इनका हैबिटेट है, वो उसको बोला जाता है कोर रीजन। ठीक है, उसके अराउंड एक होता है बफर रीजन। ठीक है, ये आपका बफर रीजन, और उसके अराउंड, उसके बाद जो है सबसे बाहर, यहाँ होता है आपका सेटलमेंट। ठीक है, तो जो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कहा गया है कि ये जो कोर रीजन है ना, इस कोर रीजन में किसी भी केस में आपका टूरिज्म को परमिट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके कारण होता क्या है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो कोर रीजन में टूरिज्म नहीं, हाँ, आप बफर रीजन में कर सकते हैं, जो बफर रीजन है वहां पर आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन कोर रीजन में नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली नाइट नाइट टूरिज्म जो होता है, ठीक है, नाइट टूरिज्म जो होता है आपका टाइगर रिजर्व में, इसको भी बैन किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट कंसिडर करेगी इस तरह का केस। तो जैसे ये जो नाइट टूरिज्म है, ये इसको क्यों, क्योंकि देखिए जो उनका जो एक तरह का जो टाइगर्स जो है, एक तरह के ये नॉकटर्नल एनिमल्स है। ठीक है, ये भी एक तरह का नॉकटर्नल है, मतलब रात में ये भी शिकार करते हैं और आराम भी करते हैं।
तो इनका जो हैबिटेट है, जो ओरिजिनल जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए नाइट टूरिज्म को भी बैन करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। फिर उसी तरह है आपका जो जितने भी, एक सेकंड, फिर है आपका इसी में, ठीक है, इसी में फिर है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, जो माइनिंग एक्टिविटीज है, जो कमर्शियल माइनिंग एक्टिविटीज है, इसको भी बैन करना है, प्रोहिबिट करना है, ठीक है। फिर है जितना भी रिजर्व है, जो भी टाइगर रिजर्व है, इन सभी को इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का बात कहा गया है। और जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसको एक तरह का नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये मैन मेड तो है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, उसके कारण इसको नेचुरल डिजास्टर का स्टेटस का बात कहा गया है, नेचुरल डिजास्टर स्टेटस, क्लियर है। और इसके कारण अगर किसी का डेथ होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो उसको 10 लाख का कॉम्पनसेशन देने का भी बात कहा गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व है, इसके रिगार्डिंग देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन शायद एक बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि जो टाइगर रिजर्व जो है, इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो इसको जो डिक्लेयर है, ये बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और ये जो है, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, उसके अंदर में है। एज ऑफ नाउ अभी टोटल इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व हैं। और डिक्लेयर करता है एनटीसीए, और इसको नोटिफाई जो है, नोटिफाई मतलब इच्छा जाहिर करेगा कौन? तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको इच्छा जाहिर करेगा कि हमको ये एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करना है, तो फिर एनटीसीए फाइनली डिसाइड करता है और डिक्लेयर करता है, क्लियर है। और अभी जो सबसे रिसेंट जो टाइगर रिजर्व है, जो है वो है आपका माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी, ठीक है। जो सबसे रिसेंट है वो है आपका रातापानी, रातापानी टाइगर रिजर्व, और है आपका माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? तो ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और स्टेट अगर चाहे भी, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चीज को एक चीज और देख लीजिए, अगर स्टेट चाहे भी तो बिना एनटीसीए के सलाह के, बिना एनटीसीए के परमिशन के, ये जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है या उसका जो बाउंड्री है, उसको ये चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, चलिए अब हम लोग आते हैं, जैसे अभी हम बात किए थे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये जो है, ये आपको 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको इंडिया ही इसके लिए पायनियर था, इंडिया ही इसको लॉन्च किया था, बिग कैट अलायंस को। और ये कब 2023 में इसलिए किया गया था कि 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में ये लॉन्च किया गया था, तो इसका, सॉरी 1972 में, तो इसका 50 इयर्स कंप्लीट हुआ था, तो इसका 50 ईयर 2023 में कंप्लीट हुआ, इसलिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया लॉन्च किया था। और इसमें ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके अंदर में जो 7 बिग कैट्स है, सॉरी पिछले बार 8 बता दिए थे ना, सॉरी सॉरी, देखिए ये सब फैक्चुअल है, और इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी गलती हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। टोटल बिग कैट जो है 7 है, ठीक है। तो ये जो बिग कैट अलायंस जो है, इसमें टोटल 7 बिग कैट अलायंस को प्रोटेक्शन का बात किया गया है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन आता है? तो टाइगर है, लायन तो होगा ही, फिर लियोपार्ड है, ठीक है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जगुआर है, और प्यूमा है, ठीक है। आपको इंडिया के केस में ये दोनों नहीं मिलता है, जगुआर और प्यूमा जो है ये इंडिया में नहीं मिलता, ये बाकी जो 5 है ये इंडिया में मिलता है, ठीक है। पहला चीज, दूसरा चीज जो है, इस बार ये इसलिए न्यूज में है अभी, एज ऑफ 2025 जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है और सेक्रेटेरिएट दोनों, सेक्रेटेरिएट, ये दोनों को इंडिया में बनाने का बात कहा गया है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम में, उसी तरह इन दो जो आईबीसी है, इसका भी हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट इंडिया में स्टैब्लिश किए जाने का बात कहा गया है, ठीक है। और ये जो आईबीसी है, जो 2023 में फाउंड किया गया, इसमें टोटल 16 फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। और इसमें मेनली वो नेशन शामिल है जहां जहां पर ये जो 7 जो बिग कैट्स हैं, इनका जो हैबिटेट रीजन जो है वो इसमें शामिल है। जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इक्वेडर है, फिर उसी तरह केन्या है,
मलेशिया है, मंगोलिया है, नेपाल है, नाइजीरिया है, पेरू है, सुरीनाम है और युगांडा है। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी में एक टॉपिक है, जैसे बिग कैट का बात किए ना, अब आते हैं स्मॉल कैट के बारे में। स्मॉल कैट्स, ठीक है, जैसे बिग कैट्स में 7 स्पेसीज है अलग अलग, उसी तरह स्मॉल कैट्स में भी बहुत सारे स्पेसीज है। तो इनका एक फर्स्ट टाइम है, एक तरह का स्टेटस रिपोर्ट जारी किया गया है, स्टेटस रिपोर्ट ऑन स्मॉल कैट्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया लैंडस्केप। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक रिपोर्ट आया है, और ये कौन लाया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और इस जो स्मॉल कैट्स है, इसमें टोटल 10 स्पेसीज आता है, जैसे बिग कैट्स में 7 था, तो स्मॉल स्मॉल कैट्स में 10 आता है। ये है छोटी, मतलब एक तरह का बिल्ली है, बिल्ली का भी अलग अलग प्रजाति है, स्पेसीज है। उसमें कौन कौन आता है, जैसे अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो ये बहुत बार बार न्यूज में था, प्लास कैट। ठीक है, उसी तरह यूरेनियन लिंक्स, यूरेशियन लिंक्स, फिर आपका जंगल कैट। ठीक है, जंगल कैट, फिशिंग कैट, फिशिंग कैट ये भी न्यूज में था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा गया आपका मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो आपका असम में है, वहां पर आपको फिशिंग कैट फर्स्ट टाइम देखा गया। वहां पर बेसिकली ये पाया नहीं जाता है, लेकिन वहां पर देखा गया है। ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलता है, लेकिन अभी आपको मानस नेशनल पार्क में भी देखा गया है, ये न्यूज में था। फिर आपका लियोपोर्ड कैट, लियोपोर्ड कैट, फिर आपका रस्टी स्पॉटेड, रस्टी स्पॉटेड कैट, फिर है मार्बल कैट। ये 10 स्पेसीज का हम लोग बात कर रहे हैं, मार्बल कैट। उसके बाद है आपका एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट, और लास्ट है आपका कैराकल। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कैराकल, और आपका ये फिशिंग कैट, और एक आपका है ये जो पलास कैट है। ठीक है, ये जो पलास कैट है ये भी, और अच्छा, इसमें जो सबसे छोटा जो है वो है आपका रस्टी स्पॉटेड कैट। ठीक है, ये जो रस्टी स्पॉटेड कैट है, ये इसमें स्मॉलेस्ट स्पेसीज है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट। क्लियर है? ये रोर नहीं करती है। ठीक है, अनलाइक बिग कैट्स, ये जो कैट्स होती है ना, ये रोर नहीं करती है। जो म्याऊ म्याऊ जो आवाज है ना, उसको रोर नहीं बोला जाता है, वो एक तरह का पर बोला जाता है, PURR। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इनके बारे में कुछ कुछ जान लीजिए। जैसे ये जो कराकाल है ना, ये जो कराकाल है, इसी का लोकल नाम जो है, सॉरी, इनका जो लोकल नाम है, इसको सियागोस भी बोला जाता है, सियागोस। ठीक है, सियागोस। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलती है, तो आपको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, जहां पर आपका एक तरह का ग्रासलैंड रीजन जो है, वहां पर सेमी एरिड रीजन। ठीक है, वहां पर आपको कराकाल मिलेगा। और इन सभी जितना भी जो अभी 10 स्पेसीज बात किए, उनमें से ये जो कराकाल है, ये आपका स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी जो हम लोग बात किए थे 22 स्पेसीज हैं, उनमें से एक है आपका ये कराकाल। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं आपका एलिफेंट के रिगार्डिंग कुछ न्यूज में है, वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट इन इंडिया, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइम डीएनए बेस्ड, डीएनए बेस्ड काउंट किया गया है एलिफेंट्स को। ठीक है, ये किसके कौन किसने किया है, तो वर्ल्ड वाइल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये काम किया है, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर में किया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉपर नंबरिंग, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए डीएनए बेस्ड काउंटिंग किया गया, और ये फर्स्ट टाइम किया गया है। ठीक है, और ये जो एनालिसिस है, ये जो काउंट है, इसमें कुछ कुछ फाइंडिंग्स आया है जो कि इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। कुछ कुछ फाइंडिंग्स है उसका। सबसे पहला जो है ये है कि जो इंडिया है, ये वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का जो एशियाटिक लायंस है, सॉरी एशिया जो एलिफेंट है, एशियाटिक एलिफेंट जो है, इसका 60% इंडिया में है। ठीक है, नेपाल में भी आपको मिलेगा, भूटान में भी मिलेगा, श्रीलंका में भी मिलेगा, लेकिन इंडिया जो है, एशिया एशिया जो एशियन लायंस है, एशियन लायंस है, उनका 60% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। पहला है। दूसरा चीज है कि जो आपका इंडिया के केस में ये 3-4 जो मेन रीजन है, वहां पर ये डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे आपका हिमालयन फुटहिल्स, हिमालयन फुटहिल्स। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलेगा,
फिर है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और लास्ट है आपका अंडमान आइलैंड में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये जो 4 जगह है यहाँ पर आपको प्राइमरीली जो इनका पॉपुलेशन मिलेगा, और भी है फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन और भी है कहीं कहीं, लेकिन ये जो 4 जो है मेन इनका हैबिटेट है। अब ये 2 फाइंडिंग हुआ, इसमें और है कुछ कुछ फाइंडिंग है, जैसे जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है इसमें आपको लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। एरिया वाइज, रीजन वाइज देखेंगे तो आपको वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, और स्टेट वाइज अगर देखेंगे, ठीक है, तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स है, उसके बाद आपका असम में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स है वो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक माइक साइट्स आता है, ठीक है, माइक साइट्स, ठीक है। ये आपका ये जो माइक साइट्स है ये आपका एलिफेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, एलिफेंट को आपका जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है माइक साइट्स, ठीक है। चलिए, अगर आप ये यूपीएससी का मेंस लिखिएगा तो उसमें आप एलिफेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से, तो आप एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है आपका एक सुप्रिया साहू, सुप्रिया साहू, ठीक है। उन्होंने एक आप देखेंगे, अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, इनका एक बहुत फेमस इनका सोशल मीडिया पोस्ट है, उसमें इन्होंने दिखाया था कि जैसे रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक इन एंड अराउंड जहां पर इनका जो क्रॉसिंग रीजन होता है, अगर वहां अगर एलिफेंट का क्रॉसिंग रीजन है वो, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड कुछ एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था, तो जैसे ही एलिफेंट्स इसके अराउंड इसके नजदीक आता था, तो ये जो रेडिएशन है ना, इसके कारण ये एलिफेंट्स इसके ट्रैक के नजदीक नहीं आते थे और ये दूर चले जाते थे, और फिर दूसरे दूसरी जगह से जाकर क्रॉस करते थे। तो इस तरह का इनोवेटिव आइडियाज टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का जो प्रोसेस है, वो ये जो आईएफएस ऑफिसर है उन्होंने इस चीज को दिखाया था, ठीक है। तो ये भी एक केस स्टडी है। अब केस स्टडी क्यों, क्योंकि जो ये एलिफेंट्स है ना, इनको जो सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स का जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो डेथ होता है, वो पहला होता है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली का तार के कारण उससे सड़ जाते हैं। दूसरा आपका रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, ये बहुत मेजर इशू है रेलवे ट्रैक्स का, ठीक है। इसके इस तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एलिफेंट जो है इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, शायद 2018 या 17 में क्वेश्चन पूछा था। पहला कि इनका फीचर्स के बारे में, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के रिगार्डिंग, जैसे कि इनका जो जो फैमिली ओरिएंटेशन है ये मैट्रियार्कल होता है, मैट्रियार्कल मतलब जो जो पूरे हर्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होगी, ठीक है, ओल्डेस्ट जो फीमेल होगी वही उस हर्ड को लीड करेगी, ठीक है, लीड करती है, पहला। दूसरा, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो ये सबसे ज्यादा होता है इनका 22 मंथ्स का, ठीक है, 22 मंथ्स का होता है, और ये मैमल्स किसी भी मैमल्स में सबसे लंबा पीरियड है, ठीक है। तो इस तरह का, और ये हाईली इंटेलिजेंट है, और इनका जो मेमोरी पावर होता है, जैसे अगर कोई एक बार अगर ये रास्ता के अराउंड ये ट्रेवल कर लिए तो इनको याद हो जाता है, तो मेमोरी पावर इनका बहुत अच्छा होता है, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये एलिफेंट्स, ठीक है। ये सब फैक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, अच्छा, एज ऑफ नाउ अभी जो है अभी इंडिया में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स है, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स है, ठीक है। चलिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका 50 साल पूरा हुआ, 50 इयर्स, क्योंकि ये 1975 में इनिशिएट किया गया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन पर स्टार्ट किया गया था ये प्रोजेक्ट, तो एचआर बस्टर्ड, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, एचआर बस्टर्ड के रिकमेंडेशन पर, और ये 1975 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो क्रोकोडाइल का जो कंजर्वेशन का जो सक्सेस मॉडल है ना, ये जो सक्सेस मॉडल है इसका, ये आप कोट कर सकते हैं, ये आपका उड़ीसा में बहुत अच्छे तरह से इनको कंजर्व किया गया है। और उड़ीसा में आपको जो 3 स्पेसीज है क्रोकोडाइल का, 3 स्पेसीज जो है क्रोकोडाइल का, ये तीनों स्पेसीज इंडिया के केस का बात कर रहे हैं, इंडिया में 3 नेटिव स्पेसीज है। उसमें जो सबसे पहला है वो है आपका घड़ियाल, ठीक है। ऐसे अगर देखेंगे तो घड़ियाल को ये अलग फैमिली का है, लेकिन अगर देखा ओवरऑल देखेंगे तो ये भी एक तरह का क्रोकोडाइल ही है, फैमिली इसका अलग है, साइंटिफिकली देखिएगा तो ये फैमिली अलग से है। दूसरा आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल,
ठीक है। और लास्ट है आपका मगर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। ये जो मगर क्रोकोडाइल है ना, ये आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ये जो है सॉल्ट वाटर जो है, ये आपका एस्टोरी रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और जो मगर क्रोकोडाइल है, ये आपका फ्रेश वाटर है। चलिए, अब उड़ीसा में अगर देखिएगा तो जो घड़ियाल है, इसका बहुत अच्छे से कंजर्वेशन किया जा रहा है, सतकोसिया, ठीक है। सतकोसिया जो है, ये एक तरह का टाइगर रिजर्व भी है। फिर जो सॉल्ट वाटर जो है, ये आपका भीतरकनिका, भीतरकनिका, ठीक है। और ये जो मगर है, इसका आपका कंजर्वेशन चल रहा है बहुत अच्छे से सिमलीपाल में, ठीक है, सिमलीपाल। ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ देख लीजिए। जैसे ये जो, एक मिनट, जैसे ये जो आपका घड़ियाल जो है, ठीक है, ये जो घड़ियाल है, ये इनके इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। जैसे ये ओनली विजिबल, ओनली विजिबल सेक्सुअली, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक है, ठीक है, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक सिर्फ और सिर्फ ये घड़ियाल है, ठीक। और जिनका हैबिटेट है, जो हैबिटेट है घड़ियाल का, ये भी एक तरह का फ्रेश वाटर है, ठीक है। घड़ियाल जो भी जो है, ये आपका एक तरह का फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। और ओवरऑल देखा जाए तो, ओवरऑल अगर देखिएगा तो ये जो क्रोकोडाइल जो है ना, जो क्रोकोडाइल है, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, नॉक्टर्नल एनिमल्स है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के समय ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दिन में भी एक्टिव होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जो नाइट टाइम ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, और दिन में आराम करते हैं ये, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को, जो लिमिटेड डिग्री तक, लिमिटेड डिग्री रेगुलेट कर पाते हैं अपने बॉडी को, रेगुलेट कर पाता है बॉडी को, टेम्परेचर को, ठीक है। उनको पोइकिलोथर्मिक बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया में 3 स्पेसीज ही पाया जाता है, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। और अच्छा, इनसे रिगार्डिंग एक चीज और है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इनका बाइट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बाइट फोर्स इनमें होता है, ठीक है, बाइट फोर्स। और लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स ये, लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स इसलिए क्योंकि इनके इनका जो जो मेन जो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो पार्ट जो है, वो इनमें होता है, ठीक है। और ये जो मार्स जो क्रोकोडाइल, जिसका मगर जो बोल रहे हैं, इनके बारे में एक फैक्ट है। ये जो मगर क्रोकोडाइल है ना, ये एक तरह का अगर आप देखिएगा तो एक तरह का ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं इनको, तो बर्ड्स को फूल करने के लिए क्या करते हैं कि अपने मुंह पर, चेहरे पर एक लकड़ी का डंठी को कोशिश करते हैं बैलेंस करने का, जिससे कि अगर कोई बर्ड इस डंठी को लेने आएगी तो ये उसको क्या कर जाएगा, कैच कर लेगा। तो इस तरह का जो फैक्ट है, इस तरह का ये क्वेश्चन जो है, ये आपका 2023 में यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। वो कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो कि स्टिक का यूज करता है टू डिग आउट या टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम हॉलो ट्री, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर तो था औरंगुटान, ठीक है, औरंगुटान। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करें, ये आपका हो जाएगा मगर क्रोकोडाइल के बारे, ठीक है। और यही जो मगर क्रोकोडाइल है, यही सिर्फ ऐसा स्पेसीज है क्रोकोडाइल का, जो कि क्या करता है, डिग करता है अपना बरो जमीन पर, लैंड में, ठीक है, लैंड में। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिवर डॉल्फिन्स, ठीक है, रिवर डॉल्फिन्स के रिगार्डिंग, ठीक है, रिवर डॉल्फिन। अच्छा, इंडिया के केस में दो दो तरह का मेन जो डॉल्फिन जो इंडिया का नेटिव जो है, वो काला है आपका गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन, गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन, और दूसरा आपका इंदस रिवर डॉल्फिन, ठीक है।
जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहां पर आपको ये मिल जाएगा, और इसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, उसके बाद बिहार में है, और फिर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको जो रिवर डॉल्फिन है, ये दोनों का ही, गैंगेटिक और इंडस दोनों का ही, ये आपको गंगा रिवर के अलॉन्ग, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र और ये इंदस रिवर बेसिन, इंदस, क्योंकि इंदस रिवर डॉल्फिन जो है आपको इंदस रिवर के अलॉन्ग मिलती है। ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा स्टेट वाइज यूपी में है, उसके बाद बिहार में है। ठीक है। और ये एक तरह का अम्ब्रेला स्पेसीज है। ठीक है, अम्ब्रेला स्पेसीज है। अम्ब्रेला स्पेसीज का मतलब होता है वैसा स्पेसीज जो अपने साथ पूरे इकोसिस्टम को, पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। और इनका अगर किसी तरह का कुछ, इनको अगर लॉस होगा तो पूरा इकोसिस्टम इसके कारण क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक फैक्ट ये हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। तो ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है ना, उनका जो हैबिटेट है, ये आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। मेघना वो वाला पार्ट है जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आकर मिल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, उसको मेघना बोलते हैं। और दूसरा जो रिवर बेसिन है वो है आपका संगू और कर्णफुली रिवर बेसिन। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में है। ठीक। और ये जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का बात कर रहे हैं, इसका इंडिया जो है, इंडिया में 90% जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ है, तो इंडिया में है। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट है। और इंडस रिवर के बारे में अगर बात करें, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, ये आपको ब्यास जो रिवर है इसमें प्रीडोमिनेंट रूप में पाया जाता है आपका इंडस रिवर डॉल्फिन। क्लियर है। और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो डॉल्फिन स्पीसीज एज अ होल, इनको सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो ये 2020 में स्टार्ट किया गया था, 2020 में। ठीक है। और इसी के कारण बिहार में विक्रमशिला, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्रमशिला, विक्रम विक्रमशिला आपका गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन बनाया गया है। कंजर्वेशन जोन कहां पर, तो बिहार में। उसी तरह देखिएगा तो चंबल रीजन जो है, वहां पर भी चंबल, ये यमुना का ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन भी बनाया गया है। ठीक है, कंजर्वेशन जोन भी बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इंडिया का जो पहला रिसर्च सेंटर है जो डॉल्फिन से रिलेटेड, ठीक है, इंडिया का जो पहला रिसर्च सेंटर है, इंडिया फर्स्ट, एक मिनट, इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है, ये आपका पटना में है, बिहार में। ठीक है। Sorry। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग, एक इम्पोर्टेंट स्पेसीज है वल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो ये आपका वल्चर। ठीक है। तो इंडिया के केस में, ठीक है, जो चार वल्चर का स्पेसीज है, फोर स्पेसीज जो है वल्चर का, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये जो चार जो स्पेसीज है वल्चर का, ऐसे तो बहुत सारे स्पेसीज है, लेकिन जो चार स्पेसीज है, ये इनका जो नंबर है बहुत कम हो गया, और बहुत क्रिटिकली, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इनको कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। उसमें कौन कौन आता है, तो इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर जो मेन है, जिसका साइंटिफिक नेम है जीपस इंडिकस, इंडिकस। ठीक है। दूसरा है आपका व्हाइट रम्प्ड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर। फिर है आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर, और लास्ट आपका रेड हेडेड। ये चारों जो है, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ठीक है। और ये आपको मोस्टली जो है, ये सब आपको एमपी और जो ग्रासलैंड रीजन, एमपी है, राजस्थान है, इस तरफ आपको ये मिल जाएगा इसका पॉपुलेशन। और ये क्या है, एक तरह का स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है वैसा एनिमल जो कि डेड एनिमल्स को फीड करता है, डेड एनिमल्स पर। ठीक है। और इसी के लिए कारण आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, बायो एक्यूमुलेशन। इसी कॉन्सेप्ट के कारण जो है वल्चर का नंबर जो है बहुत सीवियरली डिक्लाइन किया था बायो एक्यूमुलेशन के कारण,
क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेनेक नाम का एक दवा है, ठीक है, जिसको कि कैटल्स को दिया जाता था एज अ पेन किलर। और इसी डाइक्लोफेनेक को जब सॉरी जब इस जो ये जो कैटल जो डेड कर जाती थी, जो इनका डेथ होने पर इन पर यही वल्चर फीड करते थे, और जिसके कारण की ट्रॉपिक लेवल पर इनका जो कंसंट्रेशन है डाइक्लोफेनेक का, ये बढ़ गया, और वल्चर्स पर इसका डायरेक्ट असर हुआ। कैसे? तो जैसे ये जो वल्चर्स थे, इनका जो सेल है, जो एक का जो सेल है वो कमजोर होने लगा, जिसके कारण कि इनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत सीवियरली इंक्रीज हो गया। ठीक है। और ये भी जैसे इससे पहले हमने जो बात की थी स्पेसिफिक रिकवरी प्रोग्राम, उसमें भी ये जितने भी वल्चर है उनका जिक्र उसमें भी है, जो 22 स्पेसीज रिकवरी का बात किया गया है। ठीक है। और इनका प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। जैसे आपका पिंजौर वाला जो रीजन है ना हरियाणा में, पिंजौर जो है आपका हरियाणा में, वहां पर आपका वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया है, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, एक्स टू कंजर्वेशन है ये। उसी तरह आप अगर झारखंड जाइएगा तो कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहां पर आपको वल्चर रेस्टोरेंट भी मिलेगा। ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट मिलेगा। तो ये आपका अवेयरनेस को आपका दिखाता है कि वल्चर का जो कंजर्वेशन ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कैमल्स के ऊपर एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया है। ठीक है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया है कैमल्स के ऊपर। और इस पॉलिसी में बोला गया है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो कैमल का जो पॉपुलेशन है ना, ये सीवियरली डिक्लाइन किया है। 75% जो पॉपुलेशन है कैमल्स का, वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया सिंस 1970s। ठीक है, सिंस 1970s जो है पॉपुलेशन कम हो गया है कैमल्स का। ठीक है। और ये जो कैमल्स है इनको क्या बोला जाता है, कैमल्स को बोला जाता है कैमल्स को बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। और इनका जो पॉपुलेशन 90% जो पॉपुलेशन है वो आपको दो स्टेट में मिलेगा, राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में। ठीक है। फिर कुछ कुछ जो पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटी है, पेस्टोरल जो कम्युनिटी है, वो कम्प्लीटली इसी पर डिपेंडेंट है, कैमल्स पर ही। जैसे इसमें आ जाता है आपका रायका जो कम्युनिटी है। फिर आप मंगेनियार सुने होंगे, मंगेनियार, ये आपका फॉल्क आर्ट के लिए बहुत फेमस है, कल्चरली बहुत रिच है ये। ठीक है, मंगनियार्स, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है आपका फकीरानी जाट, ठीक है, रबारी, ये सब जो कम्युनिटी है ये कैमल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इससे से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है कैमल से रिगार्डिंग। जैसे जो कैमल का जो हम्प होता है ना, हम्प मतलब उनका जो बैक में, जो पीठ में उनका एक इस तरह का जो उठा हुआ जो आपका एनाटॉमी जो इसको बोलिएगा, तो ये क्यों होता है, ये फैट स्टोरेज के लिए होता है, फैट स्टोरेज के लिए। ठीक है, वाटर के लिए नहीं होता है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए ये प्रॉपरली बता देना जरूरी है कि ये फैट स्टोरेज के लिए होता है। और इससे पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका एमपीपीसीएस में। ठीक है, तो ये जो हम्प होता है ये आपको वाटर स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, इनका जो रोल है, ये पहला इनका जो रोल है, ये जो आपका एरिड रीजन में इनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये पहला चीज कि इनका जो डंग है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, आपका सीड का डिस्पर्शन होता है, सीड का डिस्पर्शन होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये इसका जो डंग है ये एक तरह का हैबिटेट का काम करता है माइनर इंसेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिड रीजन है ये बहुत ज्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है, तो ये जो डंग में जो मॉइस्चर होता है वो इन दोनों चीज को प्रोटेक्ट करके रखता है कुछ समय के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, अभी जो रिपब्लिक जो डे परेड हुआ था 2026 का, 2026 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था, उसमें आप देखेंगे बैक्ट्रियन कैमल बैक्ट्रियन कैमल जो है इसमें डबल हम्प होता है, इसके जो पीठ होता है इस पर दो इस तरह का होता है। ठीक है, दो हम्प होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल हम्प बैक्ट्रियन कैमल। ठीक है। तो ये आपका इंडिया में पाया जाता है लद्दाख रीजन में, हाई एल्टीट्यूड जो कोल्ड रीजन है लद्दाख, वहां पर पाया जाता है। और इन जनरल पाया जाता है ये आपका यूरोप में और आपका ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, कजाकिस्तान में भी पाया जाता है, मंगोलिया और चाइना। ठीक है।
ये हो गया आपका डबल हम्प कैमल, मतलब बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल इसलिए नाम है जो बैक्टीरिया रीजन है, ठीक है, अफगानिस्तान में एक रीजन है बैक्टीरिया रीजन, वहां पर ये कैमल प्रॉपरली हर्ड किया जाता है, इसलिए उस जगह के नाम पर बैक्टीरियन कैमल इसका नाम है। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है का, वो है वाइल्ड याक। ठीक है, वाइल्ड याक, वाइल्ड याक। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम जो है इनका क्रोमोसोम लेवल पर, ठीक है, क्रोमोसोम लेवल पर फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम लेवल पर इनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है। ठीक है, और ये जो वाइल्ड याक है, इसी वाइल्ड याक का एक और सब स्पेसीज है जो कि आपका डोमेस्टिक भी किया जाता है और उसको यूज किया जाता है इंटरब्रीडिंग के रूप में भी। तो ये आपका जो ठंडा वाला जो पार्ट है, जैसे अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा रीजन में पाया जाता है, ग्रासलैंड्स में पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में, और कोल्ड डेजर्ट रीजन जो है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जो रीजन है तिब्बतन प्लेटो में, ठीक है, वहां पर पाया जाता है। और इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे आप चाइना में देख पाइएगा इसको, इंडिया में आपका लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पर है, आपको हिमाचल में मिलेगा, उत्तराखंड में भी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको इंडिया में तो मिलता ही है, साथ में आपको भूटान में भी मिलता है, लेकिन भूटान में जो इसका एज ऑफ नाउ जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसको जो है जैसे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, उसी तरह याक को शिप ऑफ द हिमालयाज बोला जाता है। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग एक दो फैक्ट और है, जैसे इनका जो लंग साइज होता है ना, लंग लंग्स का जो साइज होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, साथ में जो हार्ट है उसका भी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अदर एज कम्पेयर टू अदर हर्बीवोर्स एनिमल्स। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि तमिलनाडु ने 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीज सैंक्शन किया है। ठीक है, रुपीज सैंक्शन किया है कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ 4 स्पेसीज, कंजर्वेशन के लिए, किसके कंजर्वेशन के लिए, तो 4 स्पेसीज है। कौन कौन है, तो सबसे पहला लायन टेल्ड मकॉ, लायन टेल्ड मकॉ, ये एक तरह का आपका मकॉ है। मकॉ इन द सेंस आप ऐसे समझ लीजिए लेमन लैंग्वेज होगा, बंदर का एक प्रजाति है जिसका जो पूंछ है वो शेर के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम है लायन टेल्ड मकॉ। ये आपको वेस्टर्न घाट में प्राइमरीली मिलेगा। फिर दूसरा है आपका मद्रास हेजहॉग, हेजहॉग इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। हेजहॉग, ये अपने आप को किसी भी डेंजर अगर इसको लगेगा तो ये अपना बॉडी को रोल कर लेता है। ठीक है, हेजहॉग। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रिप्ड हाइना, स्ट्रिप्ड हाइना। और फोर्थ जो है वो है आपका महसीर फिश, महसीर फिश, ये फिश का नाम है महसीर फिश। तो इन चारों स्पेसीज के कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। क्लियर है, बस इतना ही जानना है। अच्छा, ये जो महसीर जो फिश है ना, इसको टाइगर ऑफ द कावेरी बोला जाता है, टाइगर ऑफ कावेरी, जो कावेरी रिवर है उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, फॉरेस्ट वाला पार्ट ये हम लोग वाइल्ड लाइफ कवर कर लिए, अब हम लोग फॉरेस्ट की तरफ आते हैं। तो आप अगर पढ़ेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है, ये वन संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, अमेंडमेंट रूल्स लाई थी, अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, ये अमेंडमेंट रूल्स लाया गया था। ठीक है, 2025 में इसको लाया गया है। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया है। और इसके अंदर जो रूल्स जो 2023 में था उसको उसमें कुछ कुछ चेंज किया गया है 2023 का रूल्स को, और कुछ कुछ चेंज है, जैसे कि आपका जो आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, जैसे इस फॉरेस्ट रिगार्डिंग अगर देखिएगा तो टीएन गोदावर्मन जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, टीएन गोदावर्मन केस, ये बहुत फेमस केस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फॉरेस्ट से डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि टीएन गोदावर्मन केस किससे रिलेटेड, ये अभी बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, तो इसी के ये जो जजमेंट है इसी को कोइंसाइड करते हुए ये जो रूल्स है इस पर कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। ठीक है, जैसे जो माइनिंग है, ठीक है, माइनिंग को थोड़ा लिनियंट किया गया है। जैसे जो क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है,
स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का जो माइनिंग है, इसको आप फॉरेस्ट एरिया में कर सकते हैं। पहले ये प्रोहिबिटेड था, लेकिन अब इसको लीनियंट बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अलाउ कर सकती है इनिशियल वर्किंग परमिशन, ठीक है। इनिशियल वर्किंग परमिशन, सॉरी, पहले क्या था, पहले जो था, जो भी प्रोजेक्ट होता था उसके लिए पहले आपको ईआईए का जरूरत होता था, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अब जो है स्टेट गवर्नमेंट शुरू में बेसिक जो है आपका वर्किंग परमिशन दे देगी, आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर फर्दर जो है वो आपको इसका जो बाकी का रेगुलेशन है वो दिया जाएगा। दूसरा चीज, तीसरा इसमें है आपका जो कंपनसेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कंपनसेशन जो कैंपा फंड है, ठीक है, कैंपा फंड को थोड़ा ईज किया गया है, ठीक है, प्रॉपर जो कंपनसेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, और ये जो कंपनसेशन का बात है, इसके रिगार्डिंग आप अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था 2023 में, इसमें इस चीज को बहुत इंश्योर किया गया था कि आपका जो कंपनसेशन है इसको क्लियर कट, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये अगर आपका जमीन ले लेती है फॉर एनी डेवलपमेंट पर्पस या इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस से, तो जो कंपनसेशन का जो प्रोसेस था ये बहुत टफ था। अब क्या हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद में इसको थोड़ा सा लीनियंट बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से ही। तो ये जो डेफिनेशन है जो ना एक्ट, ये जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, जो डेफिनेशन है वो आपको इसी में मिलेगा, ये लॉ में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इसी में आपको फॉरेस्ट का डेफिनेशन मिलेगा। और जो फॉरेस्ट है ये जैसे आप अगर देखिएगा तो जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927, इसमें भी आपको फॉरेस्ट का डेफिनेशन मिलता है, ठीक है। उसी तरह फिर आपका या गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सॉरी, आपका, हाँ, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट के किसी भी गैजेट में या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर कोई फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया जा चुका है तो उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। और 2024 में, जैसे अभी हम लोग बात किए, ये 2024 में टीएन गोदावरी जो जो केस था, ये 1996 का केस है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसको कुछ उसमें कुछ डाइल्यूशन कर रही थी, जिसके कारण की सुप्रीम कोर्ट 2024 में फिर से टीम गोदावरी केस को कोर्ट किया, ठीक है। और इसमें जो है गवर्नमेंट का जो कहना था, इसमें गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट किए, जैसे कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपको रेल बनाना है, रोड बनाना है, तो इन सब के लिए थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया है इसको, इसका जो प्रोविजन जो इतना जो टाइट था, इसको थोड़ा लीनियंट किया गया है। उसी तरह जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो प्रोजेक्ट है उसको भी बनाने के लिए थोड़ा लीनियंसी दिखाया गया है। जैसे आपका इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसके लिए आपको ईआईए का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली डिफेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना है उसके लिए भी, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। क्लियर है? तो ये सब सारा ये न्यूज में था अभी, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और ग्रीन इंडिया, या इसको ग्रीन इंडिया मिशन भी शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन ये किसके अंदर में है, तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी, ये 2014 में आया था। इसके अंदर में टोटल 8 इस तरह का मिशन था, उसमें से ये एक है ग्रीन इंडिया मिशन। क्लियर है? चलिए, फिर है आपका नेक्स्ट है इसी में आपका इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का बात, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, ये रिपोर्ट लाया गया है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये इस तरह का जो ये रिपोर्ट है, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो फॉरेस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो इस तरह का जो ये जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम 2018 में रिलीज किया गया था मॉस्पी से के द्वारा। ये जो अब का जो रिपोर्ट है ये 8th रिपोर्ट है, 2025 का जो रिपोर्ट है ये 8th रिपोर्ट है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये एनवायरमेंट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है, मतलब कितना फॉरेस्ट और ट्री एरिया कवरेज इंडिया का नहीं, ये कितना कम हुआ है, इस तरह का। तो इसी का एक पार्ट है आपका जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी होता है, ये जो अभी सबसे लेटेस्ट है वो 2023 का रिपोर्ट है।
उसका कुछ कुछ फैक्ट है, ठीक है, उसमें देख लीजिए, दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है ये आपका 25.17% है। इसमें से जो फॉरेस्ट कवर है ये 21.76% है, और 3.4% जो है वो ट्री कवर है, ठीक है। जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है वो कहां पर हुआ है, वो आपका छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यूपी में, ठीक है। तीसरा फैक्ट है इसी रिपोर्ट में कि जो आपका 19 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज जो है, 19 स्टेट्स आउट ऑफ 28 स्टेट्स, और जो 8 यूनियन टेरिटरीज जो है, उनमें से जो 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उनका जो ये जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, उनका ये आपका 33% वाला जो मार्क है, ठीक है, ये आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में एक प्रोविजन रखा गया था, एक टारगेट कि 33% इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, इसको 33% मिनिमम लाना है। तो इस तरह का जो बेंचमार्क है वो 19 स्टेट्स ने अभी क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। अब इन 19 स्टेट में से 8 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं, 8 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने 75% अपना जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो एरिया का 75% है वो अचीव कर लिया है। क्लियर है? जैसे लक्षद्वीप का जो पार्ट है, लक्षद्वीप जो है, इसका जो 91% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से है, ठीक है। उसी तरह मिजोरम का देखिएगा तो अबाउट 82% जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का है। क्लियर है? तो इस तरह का ये सक्सेस है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक तरह का सक्सेस है। उसी तरह आप देख लीजिए, एक फैक्ट और है कि स्टेट वाइज अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपका मध्य प्रदेश में है। स्टेट वाइज मतलब सॉरी एरिया वाइज अगर देखिएगा तो एरिया वाइज देखिएगा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और फिर है छत्तीसगढ़ में। वही अगर परसेंटेज वाइज देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है वो लक्षद्वीप में है, जैसे अभी हम लोग बात की 91% के अराउंड है। उसके बाद है आपका मिजोरम में, ठीक है, और उसके बाद है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वनडे एग्जाम वाला उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसी में आ जाइए, जो टोटल मैनग्रोव कवर है, जो टोटल मैनग्रोव जो कवर है, ठीक है, ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। टोटल मैनग्रोव कवर जो है ये डिक्रीज हुआ है, और जो मैनग्रोव है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये आपका जो मैनग्रोव है ये सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात रीजन में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैनग्रोव कवर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा और कुछ इसमें स्टैटिक पार्ट है, वो जानना है कि जो फॉरेस्ट जो एरिया जो डिक्लेयर किया जाता है, इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है फॉरेस्ट एरिया का, या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है कि 1 हेक्टेयर जो लैंड एरिया है, 1 हेक्टेयर जो एरिया है, वहां पर जो आपका जो ट्री का कैनोपी है, ट्री कैनोपी है, ये मोर देन या इक्वल टू 10% होना चाहिए, ठीक है। मतलब डेंसिटी, ट्री कैनोपी का मतलब होता है ट्री का डेंसिटी, जैसे ये अगर पेड़ है तो ये जो घना कितना है उसके उस पर होता है ट्री कैनोपी, ठीक है। जो वेरी अच्छा जो फॉरेस्ट है इसका भी कैटेगराइजेशन है, डेंस फॉरेस्ट, सॉरी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम फॉरेस्ट, और आपका जो सबसे जिसका डेंसिटी कम होता है। तो ये जो डेंस फॉरेस्ट है इसका जो आपका कैनोपी है ये मोर देन 70% के अबाउट होता है, और 70 to 40% होता है आपका जो बीच वाला, और सबसे जो लेस देन अगर 40% है कैनोपी तो उसको हम लोग ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ओपन फॉरेस्ट कैनोपी। चलिए, तो अगर ट्री कैनोपी अगर 1 हेक्टेयर वाले एरिया में अगर 10% से ज्यादा कैनोपी है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। क्लियर है? सिमिलरली ट्री एरिया का बात करते हैं, ये हो गया फॉरेस्ट एरिया। फिर है आपका ट्री कवर का मतलब होता है वैसा एरिया या वैसा पैच ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया के बाहर वैसा एरिया जहां पर कि 1 हेक्टेयर से कम एरिया में ये आपका ट्रीज है, ठीक है, जहां ट्रीज है उसको बोला जाएगा ट्री कवर, ठीक है। और ये आउटसाइड होगा फॉरेस्ट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है यूपीएससी, इसलिए जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसी में टॉपिक आपका यूएन हाई सी ट्रीटी, ठीक है, यूएन हाई सी ट्रीटी, आईसीज ट्रीटी, ठीक है। ये आपका इंडिया के केस में अगर इस चीज को देखेंगे, पहले ये देख लीजिए कि इसका जो पूरा नाम है, ये जो हाई सीट यूएन का जो हाई सेक्रेटरी है, इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, जो पूरा नाम है वो है ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज,
एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, हाई सीज, ये हाई सीज का जो कॉन्सेप्ट है एक बार देख लीजिए, एक बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये आपका इंडिया का कोस्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर विशाखापट्टनम है, ठीक है, आंध्रा में। यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल का जो रीजन होगा ना, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद जो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल का जो रीजन है, इसको कॉन्टिग्यूअस जोन बोला जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन। और ये जो बेस लाइन है, इसको बेस लाइन बोलते हैं, जहां से मेजर किया जा रहा है। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, ठीक है, जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फिर उसके बाद जो पूरा जो समंदर है, जो खुला समंदर है, इसको बोला जाता है ओपन सीज। ठीक है, ओपन सीज। यही यहाँ पर जो हम लोग हाई सीज बोल रहे हैं ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हाई सीज, ये वही वाला है। और यहाँ पर किसी भी स्टेट का या किसी भी नेशन का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये ओपन है सभी के लिए। ठीक है, ओपन, सॉरी ओपन नहीं, हाई सीज बोलिएगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है, इसको गवर्न कौन करता है, हाई सीज कौन गवर्न करता है, तो यूएन क्लोज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, कोई भी, जैसे अभी इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिएगा, जो फिलीपींस वाले रीजन में आप देखते होंगे चाइना क्लेम करता है, जैसे स्पार्टली आइलैंड है और भी बहुत सारे आइलैंड को क्लेम करता है, तो उसमें यही वाला लॉ का यूज किया जाता है। और इसी लॉ को यूज करते हुए जो है फिलीपींस ये क्लेम करता है कि चाइना का जो क्लेम है वो गलत है, इलीगल है। ठीक है, तो ये यूएन क्लॉज का बात होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रामसार कन्वेंशन वेटलैंड से रिगार्डिंग। ठीक है, रामसार कन्वेंशन। ठीक है, रामसार कन्वेंशन। तो ये जो रामसार कन्वेंशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इसका जो फर्स्ट समिट जो हुआ था ना, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, ये हुआ था आपका रामसार में। और ये रामसार है कहाँ, तो ईरान में। ठीक है, इसके नाम पर रामसार कन्वेंशन रखा गया। और ये क्यों है, तो ये वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, और इसका अभी जो रिसेंटली 15th समिट हुआ है, रामसार का 15th समिट हुआ है, कहां पर हुआ है, तो विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स, जो कि कहां है, तो जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है ये, सॉरी ईस्ट अफ्रीकन नेशन जिम्बाब्वे। ठीक है, वहां पर हुआ है। और इसका जो थीम था ये, क्योंकि जान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है, इसका थीम क्या था इस बार का, वो था प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, चलिए एक चीज हो गया। इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका ईरान में। और इसको इंडिया जो है, इसको ऐसे देखिए, इंडिया जो है ये 1975 में हुआ था, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी 1971 में हुआ था। इंडिया इसको 1982 में ज्वाइन किया। ठीक है, इंडिया इसको 1982 में ज्वाइन किया है। ठीक है, उससे पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं था। और इसमें एज ऑफ नाउ जो है ये मोर देन 170, एग्जैक्टली 172 नेशंस इसका भी सिग्नेटरी है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि रामसार जो वेटलैंड्स है, उसको ऐसे समझिए, जो जो वेटलैंड्स है ना, ये रामसार वेटलैंड, ये क्यों जरूरी है, रामसार के कन्वेंशन इसको क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए इनका सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन वेटलैंड्स को। क्लियर है? अब ये हो गया पहला चीज। और ये जो क्लासिफिकेशन जो रामसार के अंदर जो किया जाता है, रामसार वेटलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन, सॉरी जो रिकमेंडेशन है, जो एक्सेप्ट किया जाता है, ये 9 क्राइटेरिया है इसके लिए। ठीक है, 9 क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पर किया जाता है। जैसे कि जो वेटलैंड है, जो वेटलैंड्स जो है जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उसमें किसी तरह का थ्रेटन्ड वो है वेटलैंड। ठीक है, वहां को रेयर स्पेसीज जो है वो ब्रीड करती है या हैबिटेट है उसका। उसी तरह मैन मेड थ्रेट है उस वेटलैंड को। ठीक है, या फिर इकोलॉजिकल कम्युनिटी को कोई डिस्टरबेंस हो जाएगा अगर ये
वेटलैंड में कोई डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, इस तरह का टोटल 9 क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बेसिस पर ये रामसर टैग दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।